गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे रोग अवस्था में आहार के प्रकार। कल हमने पढ़ा था कि आहार उपचार क्या होता है और आहार उपचार के जो हैं सिद्धांत क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रोगावस्था में आहार के प्रकार क्या हैं, कि कितने प्रकार का आहार है जो हम रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। रोग अवस्था में जो आहार है वो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तरल आहार यानी लिक्विड डाइट, दूसरा अर्धतरल आहार, कोमल आहार और मृदु आहार। अब हम देखते हैं कि तरल आहार क्या होता है। तरल आहार जब दिया जाता है रोगी को, मतलब जब कुछ उसको हजम नहीं होता और जब आहार में बाह्य ताप पर या शारीरिक ताप पर तरल रहने वाले भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए जाएं, उसे क्या कहा जाता है? तरल भोजन कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे भोजन में मिर्च, मसाले, फोक आदि की मात्रा बहुत कम होती है और साथ ही तेज़ सुगंध वाले भोज्य पदार्थ सम्मिलित नहीं किए जाते। तेज़ जबर में ऑपरेशन के बाद या उल्टियाँ आती है या मतलब दस्त वगैरह लग गए हों या पाचन संस्थान जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो, मुख, आहार नली, आमाशय, आंत, इन सब में अगर कोई विकार है, जब रोगी को जो है ठोस भोजन खा नहीं सकता या पचा नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में रोगी का पोषण जो है पेय पदार्थों के द्वारा ही दिया जाता है, जिन्हें चबाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें एक तो होता है पूर्ण तरल आहार। जब रोगी ऐसी स्थिति में होता है कि जब वह ठोस और गाढ़ा आहार ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे ऑपरेशन के बाद दिया जाता है या आमाशय या आंतों में विकार होता है या उल्टियाँ वगैरह लग गई हो, तो उसे पूर्ण तरल आहार दिया जाता है, मतलब जो पूर्ण रूप से तरल हो। पूर्ण तरल आहार रोगी की स्थिति सुधारने तक 1 या 2 दिन के लिए दिया जाता है और इस आहार के द्वारा रोगी की जो है पोषक तत्वों की आवश्यकताएं तो पूर्ण नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में रोगी को केवल जैसे नींबू का पानी, ग्लूकोज या नमक के साथ या उबली हुई सब्जियों का पतला जो है छना हुआ पानी, दाल का पानी, जौ का पानी दिया जाता है। इस आहार के द्वारा रोगी को कुछ मात्रा में जो है ऊर्जा और विटामिन या खनिज लवण मिलते हैं। तो ये कुछ यहाँ दिए हुए हैं कि जो तरल आहार के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि अर्धतरल आहार क्या होता है। ये अर्धतरल आहार के एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ कि पूर्णतः तरल आहार द्वारा रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं जो है पूर्ण नहीं की जा सकती। अतः 1-2 दिन के बाद जैसे जैसे रोगी की दशा सुधर जाती है तो उसे क्या दिया जाता है? अर्धतरल आहार दिया जाता है। इस आहार के द्वारा वह पूरी कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो रोगी की अधिक से अधिक जो है हमें पौष्टिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ऐसा आहार देना चाहिए। पूर्ण तरल आहार की भांति इनमें भी केवल पेय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, परंतु वो क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, जिससे रोगी को चबाने की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन वो उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूर्ण कर सकता है। इस आहार में भी मतलब हम सेलुलोज या ज़्यादा मसाले नहीं देने चाहिए। तो अर्धतरल आहार को पौष्टिक बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे फलों के रस या सब्जियों या दालों के सूप में अंडे या अंडे की सफेदी या क्रीम रहित दूध का पाउडर जो है मिलाने से उस पेय पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि पेय पदार्थों में जैसे ग्लूकोज है, मक्खन है, क्रीम है, ये मिलाने से उसमें जो है कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर उसको हम कैलोरी की मात्रा भी पूरी कर सकते हैं, ऊर्जा की मात्रा उसको पूरी कर सकते हैं। इस तरह से कई रोगों में क्या होता है कि रोगी के शरीर से जल की अधिक मात्रा बाहर निकल जाती है, तो अतः उसके आहार में जल की मात्रा अधिक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संपूर्ण दूध के बदले मतलब पूरा उस क्रीम रहित दूध का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हम रोगी की जो है डाइट को अर्धतरल के आहार के द्वारा हम पौष्टिक उसको बना सकते हैं और उसको पौष्टिक आहार दे सकते हैं। अब देखते हैं कि कोमल आहार क्या होता है। ये कोमल आहार के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे आपको। और कब दिया जाता है कि जब रोगी की स्थिति में सुधार आ जाता है और रोग निवारण के बाद मतलब जब रोग ठीक होने लगता है और वह आराम कर रहा होता है, तो उसे क्या दिया जाता है कि पहले जैसे बहुत लिक्विड डाइट पर रखा जाता है, फिर थोड़ा सा उसको अर्धतरल आहार दिया जाता है, फिर कोमल आहार दिया जाता है। एकदम से हम उसको मतलब नॉर्मल डाइट नहीं दे सकते रोगी को, तो उसे उस टाइम कोमल आहार दे, जिसमें क्या है कि पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उसके पाचन संस्थान पर भी क्या है कि एकदम से ज़्यादा भार ना पड़े। चिकित्सा के बाद रोगी जो है सामान्य ठोस खाने में असमर्थ होता है, अतः उसे क्या दिया जाता है? नरम चावल है, नरम खिचड़ी है, सूजी की खीर, नरम दलिया, नरम दाल, गुटी हुई सब्जियां हैं या कस्टर्ड है, दही है, फल जो है वो छिलके उतार के दिए जा सकते हैं।
तो कोमल आहार बनाते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि वो भली प्रकार पका हुआ होना चाहिए, कि जो खाद्य पदार्थ हम उसको दे रहे हैं वो अच्छे से पका होना चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, नरम हो जाए, नरम होकर गल जाए और रोगी के पाचन संस्थान को वो कष्ट ना पहुंचाए, जल्दी से मतलब उसको अच्छे से हजम हो जाए। दूसरा है, प्रयोग किए गए जो पानी का प्रयोग करते हैं हम खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए, उसको फेंकना नहीं है। अतः जहाँ तक संभव हो हमें उतने ही पानी का प्रयोग करना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम वो पानी फेंक देते हैं तो क्या होता है, उस पानी के अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर है कि रेशे वाले अगर हम फल दे रहे हैं या सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं तो रोगी को देने से पहले उनको क्या कर लेना चाहिए, हमें रेशों को छान कर अलग कर लेना चाहिए, ताकि वो आराम से उनको हजम हो जाए, रोगी को कोई प्रॉब्लम ना करे। फिर रोगी को जो आहार हम देते हैं वो थोड़े थोड़े समय में आहार देना चाहिए, ताकि उसको एकदम से जो पाचन संस्थान के ऊपर भार ना पड़े और पौष्टिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। इसलिए रोगी को आहार जो है थोड़ा थोड़ा देना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद देना चाहिए। और दूध से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो है उसकी आहार संतुलित किया जा सके, उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं अगर कहीं कम रह गई है तो उनको पूरा किया जा सके। अब हम देखते हैं कि रोगी का जो आहार है उसको पौष्टिक बनाने के लिए हम सामान्य आहार में किस तरह से परिवर्तन करें कि रोगी का आहार जो है पौष्टिक बन जाए, पौष्टिकता हो उसके अंदर, उसके आहार में। तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है कि जो भोजन हम रोगी को दे रहे हैं उसमें वसा की मात्रा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, उस टाइम उसका पाचन संस्थान कमज़ोर होता है, जिससे वह आहार को पचा नहीं पाएगा। दूसरा जो है, दूध जो दे रहे हैं वो मलाई रहित होना चाहिए, या अगर कई बार क्या है कि मलाई रहित दूध भी अगर उसको नहीं पच रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा पानी डालकर उसको दे सकते हैं। फल और सब्जियों का जो है प्रयोग अधिक करना चाहिए उसकी डाइट में, लेकिन वो ऐसे देना चाहिए कि या तो हम उसको उबाल के मैश करके दे सकते हैं या फल और सब्जियों का सूप बना के दे सकते हैं, तो ताकि उनके अच्छे से हजम हो जाए। दूसरा है कि जो भी हम रोगी को भोजन दे रहे हैं वो भाप द्वारा बनाया हुआ हो या उबालने की विधि के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। तीसरा है कि तरल आहार जो है वो ज़्यादा देना चाहिए। जब रोग की जो है होता है उसके बाद में जो है तरल पदार्थ की मात्रा हम कम करके, जैसे जैसे रोगी ठीक होता है तो ठोस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं। रोगी के आहार में प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है रोगी की अवस्था में जो तंतुओं की टूट फूट होती है उनकी मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है, और विटामिन जो है वो हमें रोग निरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए रोगी को प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार जो है ज़्यादा देना चाहिए। रोगी का आहार ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो और सुपाच्य हो, ताकि उसके पाचन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम रोगी के इस तरह से सामान्य आहार में कुछ थोड़ा मोटा परिवर्तन करके उसके रोगी के आहार को क्या बना सकते हैं, पौष्टिक आहार बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रोगी के लिए जो है हानिकारक खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोगी को नहीं देने चाहिए। तो सबसे पहले है कि मैदे से बने हुए या तले हुए जो भोज्य पदार्थ है वो हमें रोगी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये उसके पाचन संस्थान के ऊपर असर डालते हैं। उसका पाचन संस्थान मतलब उस टाइम क्या है, पाचन सिस्टम जो है कमज़ोर होता है, और तली हुई चीज़ें हैं या मैदे की बनी हुई जैसे समोसे, चिप्स, पकोड़े आदि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं देनी चाहिए। दूसरा है छिलकेदार या कड़े पदार्थ जो हैं, फल हैं या सूखे फल हैं वो भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो हजम नहीं कर पाते। तीसरा है कि साबुत जो है या छिलके वाली दालें हैं वो भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो हजम करने में उनके पाचन संस्थान पर जो है विपरीत प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है कि रेशेदार और कच्ची सब्जियां जो है वो भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसके पाचन संस्थान पर बुरा प्रभाव डालती है और वो हजम नहीं होती जल्दी से। तो हमें रोगी को जो है इस तरह के जो ये बताए हैं हानिकारक ये पदार्थ नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये उसके पाचन संस्थान पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे मैदे से बने हुए या तले हुए भोज्य पदार्थ। दूसरा जैसे छिलकेदार, कड़े व सूखे फल नहीं देने चाहिए। साबुत छिलके वाली दालों का प्रयोग भी कम करना चाहिए। रेशेदार और कच्ची सब्जियों का प्रयोग भी कम करना चाहिए। नेक्स्ट है कि रोगी को जब हम भोजन खिलाते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें रोगी को वही आहारीय पदार्थ देना चाहिए जो हमें डॉक्टर ने बताया उसकी बीमारी के हिसाब से। नेक्स्ट है कि रोगी को भोजन निर्धारित समय और नियमित रूप से देना चाहिए।
नेक्स्ट है कि भोजन परोसने वाले जो बर्तन हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। भोजन पकाने वाले व्यक्ति के हाथ भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। रोगी का मुंह और हाथ भी हमें साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि रोगी को भोजन जो है हमें प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए। हमें रोगी को धीरे धीरे भोजन खिलाना चाहिए, नहीं कि जल्दी जल्दी उसको दे दो कि खा ले जल्दी से, हमें टाइम नहीं है वो नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्या। तो उसको बड़े प्यार से, अगर उसको भूख नहीं है, कई बार उसको पसंद नहीं आता खाना या उसको मन नहीं है खाने का, तो उसको प्यार से समझाओ कि नहीं, ये खाना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको खाना ज़रूरी है। प्रेम पूर्वक उसको खाना खिलाना चाहिए। रोगी का जूस जो है वो स्वच्छ विधि से तैयार किया हुआ होना चाहिए। रोगी को आहार जो हमें थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, लेकिन बार बार देना चाहिए, ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं कि सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर का खा लिया, शाम को खा लिया, तो ठीक है तीनों टाइम का। लेकिन रोगी को ऐसे नहीं कि उसको दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा टाइम मतलब घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको जैसे भूख लगे उसी टाइम उसको देना चाहिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा दे के उसकी टाइम बढ़ा सकते हैं, मात्रा बढ़ा सकते हैं। रोगी का आहार जो है कैसा हो, हल्का हो और पाचनशील होना चाहिए। रोगी को जब भूख हो तभी आहार दे, उसको ज़बरदस्ती कुछ ना खिलाए, मतलब खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ एक बातों का ध्यान रख के रोगी को जो है जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा कि जो रोगी का आहार है वो कितने प्रकार का होता है और हमें रोगी को भोजन खिलाते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए और उनके आहार को हम किस प्रकार पौष्टिक बना सकते हैं और क्या क्या बातें ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हानिकारक खाद्य पदार्थ है वो कौन कौन से नहीं देने चाहिए। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करना और इसको जो है वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।